हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथियों, कल की कक्षा में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिए थे। आज की कक्षा में हम लोग मौर्योत्तर काल से शुरुआत करेंगे। साथियों, अभी तक हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो अभी जा कर के सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप तैयारी यूं ही करते रहें। तो साथियों, आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर काल मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बीच मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बीच का काल जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है। इसमें दो प्रकार के उत्तराधिकारियों की चर्चा थी। जिसमें पहला क्या था? देशी उत्तराधिकारी थे, दूसरे विदेशी उत्तराधिकारी थे। तो देशी उत्तराधिकारी में 4 महान शासक हुए जिनको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है साथियों, देशी उत्तराधिकारी में 4 महान शासक हुए। पहला कौन हुआ? तो पहला हुआ शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश और तीसरा सातवाहन वंश और चौथा वाकाटक वंश। ठीक है, ये 4 महान वंश हुए थे जिनको हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे। ठीक है साथियों, अब शुंग वंश को हम लोग एक तरफ से पढ़ते हुए चलते हैं। शुंग वंश से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना सबसे पहले हम देखेंगे कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की। फिर पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की राजधानी किसको बनाई? तो इसने पाटलिपुत्र से विदिशा राजधानी को प्रतिस्थापित कर दिया। पहले पाटलिपुत्र था, मौर्य साम्राज्य में आप लोग पढ़े होंगे, पहले पाटलिपुत्र था। उसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग आता है तो ये राजधानी को बदल करके विदिशा कर देता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। ठीक है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। भाई, पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, तभी तो उसने आया गद्दी पर बैठा, शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पुष्यमित्र शुंग जो था इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग की जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलता है, जिसका निर्माण धनदेव ने करवाया था। किसका निर्माण? अयोध्या अभिलेख का। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के गुरु का नाम पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग के गुरु का नाम पतंजलि था, ये भी आपको याद रख लेना है। पतंजलि की पुस्तक, जो पुष्यमित्र शुंग के गुरु का नाम था पतंजलि, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के जो गुरु थे पतंजलि, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो महाभाष्य था। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। यह एक ऐसा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। यह एक ऐसा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट। इसके समय में एक सांची का स्तूप था। जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। उसमें काष्ठ वेदिका का प्रयोग किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सांची का स्तूप बनवाया किसने था और उसमें काष्ठ वेदिका का जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था और उसको हटाया कब गया था, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। पुष्यमित्र शुंग ने काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका का प्रयोग किया था। पुष्यमित्र शुंग ने काष्ठ वेदिका के स्थान पर
पाषाण वेदिका का प्रयोग किया। पुष्यमित्र शुंग ने सतना में, सतना कहाँ पड़ता है भैया, तो सतना पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। कौन कराया भैया, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया। अब आता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग जो था वो पहला शासक था, अग्निमित्र जो है ये दूसरा शासक है। ठीक है, ये दूसरा शासक है। अग्निमित्र तथा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई प्रश्न विशेष पूछता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अग्निमित्र तथा माल देश की रानी मालविका। अग्निमित्र तथा माल देश की रानी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन मालविकाग्निमित्रम पुस्तक में मिलता है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक में मिलता है। और ये पुस्तक जो है, मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है कालिदास की। ये पुस्तक है कालिदास की। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, दूसरा कौन था, तो दूसरा आपका था अग्निमित्र। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आएगा आपका वसुमित्र। वसुमित्र के बारे में बहुत विशेष पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ क्या, इसको बस नाम आप लोग याद रखिए कि आपके जो है, एक मिनट, आपको ये याद रखना है कि शुंग वंश में कितने शासक हुए, कौन कौन से हुए। तो तीसरे नंबर पे आपका आता है वसुमित्र, और चौथे नंबर पे आपका आता है वज्रमित्र, पांचवें नंबर पे आता है आपका भागभद्र, और छठवें नंबर पे आता है आपका देवभूति। देवभूति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देवभूति यह शुंग वंश का अंतिम शासक था। यह शुंग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या वासुदेव कर देता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। वासुदेव देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना कर देता है। वासुदेव देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है। तो कण्व वंश को अब हम लोग देख लेंगे। कण्व वंश, ठीक है साथियों, कण्व वंश। तो कण्व वंश में सबसे पहले कौन शासक हुआ, तो वासुदेव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि भाई यही तो कण्व वंश की स्थापना किया है, इसी ने तो कण्व वंश को स्थापित किया है, वासुदेव की हत्या करके। इसके बाद वासुदेव के बाद आता है भूमिमित्र। दूसरे नंबर पे आपका आता है भूमिमित्र, तीसरे नंबर पे नारायण आता है, और चौथे नंबर पे आपका सुशर्मा आता है। ये अंतिम शासक होता है किसका कण्व वंश का ये अंतिम शासक होता है। इसकी भी हत्या कौन कर देता है, तो इसकी हत्या भैया शिमुक कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या शिमुक कर देता है। और शिमुक जो था, शिमुक सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। शिमुक जो था वो सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। अब हम लोग आंध्र सातवाहन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की। तो अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा कि शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग शिमुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। बाद में इसकी राजधानी क्या हुई, तो बाद में इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर हो गई। पहले राजधानी थी अमरावती, बाद में हो गई प्रतिष्ठानपुर। अब उसके बाद दूसरा शासक आता है कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। कृष्ण कौन था, तो कृष्ण शिमुक का भाई था। कृष्ण जो था वो शिमुक का भाई था। इसने नासिक तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके पहले का क्लास जो है आपके प्लेलिस्ट बन चुका है, जा करके चैनल में सर्च करेंगे सॉल्यूशन विद गणेश प्राचीन इतिहास, वो आपके सामने सीधा सीधा दिख जाएगा। आप लोग शुरू से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेक्चर 1 से पढ़ते आइए। आज लेक्चर 6 है और हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पहला शासक था, यह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को दान दिया। यह एक पहला शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान करता था। क्या दान करता था? भूमि दान करता था। इसके भूमि दान का उल्लेख, ये जो भूमि दान करता था उसका उल्लेख, उसकी जानकारी, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो भैया नाना घाट अभिलेख में मिलता है। ये नाना घाट अभिलेख किसने बनवाया था? तो नाना घाट अभिलेख जो है वो नागानिका ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नागानिका ने बनवाया था। यह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था एवं 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया। अब नोट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आंध्र सातवाहन वंश में चांदी, सोना, तांबा, सीसा तथा पोटीन, ये 5 प्रकार के धातु के सिक्के चलवाए गए। आंध्र सातवाहन में चांदी, सोना, तांबा, शीशा एवं पोटीन नामक धातु के सिक्के चलवाए गए। इसका समाज जो था मातृसत्तात्मक था। इसका समाज मातृसत्तात्मक था और इस समाज की भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। इस समाज की भाषा प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है साथियों। गौल्मिक, गौल्मिक कौन होता था इसमें गौल्मिक होता था सैनिक टुकड़ी का प्रधान जो होता था, वो होता था आपका गौल्मिक। ठीक है साथियों, आगे अब हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश की स्थापना जो करता है वो होता है विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश की स्थापना करता है। इसमें 3 शासक हुए, पहला विंध्य शक्ति, दूसरा प्रवरसेन प्रथम और तीसरा प्रवरसेन द्वितीय। ये 3 शासक हुए। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रवरसेन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश की राजधानी को नंदीवर्धन यानी नागपुर बना देता है। ठीक है, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन हो जाती है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला ऐसा कौन सा शासक था? तो आप बताएंगे भैया वाकाटक वंश का प्रवरसेन प्रथम ऐसा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रवरसेन की उपाधि महाराजा थी। प्रवरसेन की उपाधि महाराजा थी। वाकाटक वंश का अंतिम शासक प्रवरसेन द्वितीय था। ठीक है, वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो प्रवरसेन द्वितीय हुआ। प्रवरसेन द्वितीय की पुस्तक सेतुबंध था। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय की पुस्तक का नाम क्या था? सेतुबंध था। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में विदेशी उत्तराधिकारी। हम लोगों ने क्या अभी तक पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा देशी उत्तराधिकारी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी। तो विदेशी उत्तराधिकारी में सर्वप्रथम हम देखेंगे कौन से? हिंदू यूनानियों को। हिंद यूनानियों को हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे। हिंदू यूनानियों में सबसे पहले देखेंगे डेमेट्रियस। डेमेट्रियस डेमेट्रियस प्रथम को देखेंगे। तो डेमेट्रियस प्रथम जो था वो डेमेट्रियस वंश का था। डेमेट्रियस प्रथम जो था वो डेमेट्रियस वंश का था। इसकी राजधानी शाकल अथवा सियालकोट होती थी। शाकल अथवा सियालकोट होती थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी उत्तराधिकारी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देशी उत्तराधिकारी। अब हम पढ़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी। तो विदेशी उत्तराधिकारी में सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं हिंदू यूनानियों को।
हिंद यूनानी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला शासक होता है डेमेट्रियस प्रथम। ये जो है डेमेट्रियस वंश का था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी शाकल अथवा सियालकोट थी। इसकी राजधानी शाकल या सियालकोट थी। डेमेट्रियस प्रथम का राजदूत जो था वो मिनांडर था। ये मिनांडर था और आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना। मिनांडर आगे चलकर बहुत प्रतापी राजा बनता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य इसी ने शुरू किया। किसने भाई? हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य हिंद यूनानियों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो हिंद यूनानियों ने। ठीक है, हिंद यूनानियों ने। इसके समय हेलेस्टनिक कला का प्रचलन था। इसके समय में हेलेस्टनिक कला का प्रचलन था। इसके समय में ही पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। इसके समय में ही पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू होता है। अब आता है शक। शक में हम लोग देखेंगे भाई, यह चारागाह की खोज में भारत आए थे। यह गोलन दर्रे से भारत आए थे। यह सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति थी। भारत के शकों को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। भारत में जो शक हुआ करते थे उनको क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है। अफगानिस्तान में दो क्षत्रप होते थे। पहला पश्चिमी क्षत्रप, दूसरा उत्तरी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप में दो क्षेत्र आते थे। कौन कौन से आते थे? पहला नासिक आता था, दूसरा उज्जैन आता था। उत्तरी क्षत्रप में भी दो क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? पहला तक्षशिला आता है, दूसरा मथुरा आता है। ठीक है साथियों, नोट पढ़ते हैं। मथुरा यानी मध्य प्रदेश में जो मथुरा मध्य प्रदेश में, माफ़ी चाहता हूँ, मथुरा मध्य प्रदेश में नहीं, मथुरा जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था। मथुरा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता था। उज्जैन के स्थानीय राजा जिसकी उपाधि विक्रमादित्य थी। उज्जैन के स्थानीय राजा का कोई नाम नहीं है, उनका नाम अभी तक किसी ने ज्ञात नहीं कर पाया है, अज्ञात है, लेकिन उनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, ये सभी को पता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक का बटन दबाते रहिए। ठीक है साथियों, आगे उज्जैन के शक देख लेते हैं। सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख जो था वो जूनागढ़ अभिलेख था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पल्लव वंश देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडे फर्नेज हुआ। गोंडे फर्नेज ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक था। गोंडे फर्नेज जो था वो ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक था। पल्लव वंश की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कुषाण वंश। इसके संस्थापक कुजल कटफिसस थे। अब कुजल कटफिसस के बारे में हम लोग देखते हैं।
इसकी उपाधि जो थी वो महाराजा धीराज की उपाधि थी। और यह चीनी सीमा के यूची या तोखरी जनजाति के थे। इसने तांबे का सिक्का चलवाया था, ये बात भी आपको याद रख लेना है, इसने तांबे का सिक्का चलवाया था। इसे राजा की 2 उपाधियां मिली, इसे राजा की 2 उपाधियां मिली। पहली कौन सी मिली? देवपुत्र की मिली, दूसरा कैसर की मिली। तो देवपुत्र की जो उपाधि मिली वो किसने दिया? तो वो चीनी साम्राज्य द्वारा दिया गया। और कैसर की उपाधि जो दी गई थी वो रोमन साम्राज्य द्वारा दिया गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अब आता है कुजल कडफिसस के बाद में आता है विम कडफिसस। ठीक है, यह जो है यह शैव धर्म को मानता था, यह जो था शैव धर्म को मानता था। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इसी ने चलवाए। किसने? विम कडफिसस ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। इसकी उपाधि महेश्वर थी, इसकी उपाधि महेश्वर थी। अब इसके बाद आता है कनिष्क। कनिष्क एक प्रतापी राजा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने 78 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित शक संवत की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट इसके समय में कुषाण वंश की 2 राजधानी थी। इसके समय में कुषाण वंश की 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? एक थी पुरुषपुर या पेशावर, दूसरी थी मथुरा। ठीक है, इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट जाता है, वो जो था 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से? एक महायान, एक हीनयान, महायान और हीनयान। और जो कनिष्क था वो महायान शाखाओं को मानता था। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क ने चलवाए। ठीक, आगे नेक्स्ट कनिष्क के दरबार में चरक नाम का एक राजवैद्य रहता था। कनिष्क के दरबार में चरक नाम का एक राजवैद्य रहता था। चरक की पुस्तक चरक संहिता थी, चरक की पुस्तक चरक संहिता थी। इसके दरबार में नागार्जुन वैज्ञानिक रहता था, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके दरबार में नागार्जुन वैज्ञानिक रहता था, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये बात भी आपको याद रखना है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नामक एक राजकवि रहते थे, जिनकी पुस्तक बुद्धचरित है, जिनकी पुस्तक का नाम बुद्धचरित है। और बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा गया है। ठीक है, बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा गया है, ये बात भी आपको याद रख लेना है। नोट देख लेते हैं। अश्वघोष की अन्य पुस्तकें एक सौंदर्यानंद है और तथा दूसरा क्या है? सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, आगे बौद्ध धर्म का विश्वघोष किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वघोष कहा जाता है किसको? वसुमित्र को। वसुमित्र को बौद्ध धर्म का विश्वघोष कहा जाता है। वसुमित्र की पुस्तक महाभाष्य सूत्र है, वसुमित्र की पुस्तक महाभाष्य सूत्र है। ठीक है, कुषाण वंश को रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला वंश कहा गया। कुषाण वंश को रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला वंश कहा गया। कनिष्क के समय में ही गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास होता है। कनिष्क के समय गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास होता है। फिर उसके बाद हो जाती है
कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में। ठीक है साथियों, कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? वासुदेव हो जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी त्रुटि हो आप बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।